हेलो दोस्तों, श्री एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका एग्रीकल्चर ऑफ एमपी। इससे पहले मैं अपना टॉपिक डिस्कस करूँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है और अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, एग्रीकल्चर ऑफ एमपी। देखिए, आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, इसकी जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है आपके एग्रीकल्चर पर, है ना। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। सो आपकी जो इकोनॉमी वो कैसी है? वो है आपकी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। आपकी जो इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है आपके एग्रीकल्चर पर। अच्छा, इसका क्या रीजन है कि आपकी जो इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है? देखिए, आपको पता है कि आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है मध्य प्रदेश, इसकी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? वो रहती है आपके विलेजेस में, है ना। अबाउट 72% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। ठीक है, एंड दिस पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फार्मर्स और इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स। क्या मतलब हुआ कि आपका जो स्टेट है उसकी मोर देन 70% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? वो रहती है आपके विलेजेस में, है ना, विलेजेस में रहती है। और जो आपका जो ये पोर्शन है पॉपुलेशन, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आपका एग्रीकल्चर से। सो अगर किसी स्टेट में उसका 70% पार्ट, उसकी पॉपुलेशन का 70% पार्ट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगा होगा, तो ये ऑब्वियस है कि उस सेक्टर का उस स्टेट की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल हो जाएगा, है ना। उस सेक्टर का उस स्टेट की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जाएगी। इसलिए क्या बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि आपकी जो इकोनॉमी आपके स्टेट की वो कैसी है? वो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है। बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन है उसका 70% भाग कहाँ पर रहता है? वो रहता है आपके विलेजेस में। और ये जो आपका 70% पोर्शन है ये किस में लगा हुआ है? ये लगा हुआ है आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में। इसलिए आपके स्टेट की जो इकोनॉमी वो कैसी है? वो है आपकी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, अगर आप दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करें तो आपके स्टेट में जो एग्रीकल्चर वो कैसा है? वो अभी बैकवर्ड कंडीशन में, यानी आपके स्टेट में जो आपके एग्रीकल्चर है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है ना। अगर जीडीपी के टर्म में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो लगातार क्या हुआ है? कम हुआ है ना। जैसे अगर आप 1960 के अराउंड बात करें तो उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो था लगभग आपका 60%। कितना? 60% के अराउंड ये आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी। पर अगर आप 2019-20 की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हो गया जीडीपी में वो रह गया घटकर कितना? ऑलमोस्ट 24%। सो आपको ये दिख रहा होगा कि धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे आपकी स्टेट का जो जीडीपी है उसमें आपके एग्रीकल्चर का जो रोल है वो क्या है? उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। ठीक है, देखिए जीडीपी में तो इसका जो कंट्रीब्यूशन वो कम होता जा रहा है, पर जो डिपेंडेंस है वो अभी भी आपके एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बनी हुई है। जैसा कि अभी आपको बताया कि आपका 70% ज्यादा पॉपुलेशन किसमें लगा हुआ है? वो लगा हुआ है आपके एग्रीकल्चर में। सो आपकी 70% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी फील्ड में लगी हुई है जिसका क्या हो रहा है? जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा है, पर डिपेंडेंसी कम नहीं हो रही है, वो उतनी बनी हुई है। जिस वजह से क्या हो रहा है? जिस वजह से आपके एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो पा रही है ना, आपके इनकम का इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितने लोगों की जरूरत थी उससे ज्यादा लोग आपके एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, है ना। आपके एग्रीकल्चर में क्या है? ओवर क्राउडेड की प्रॉब्लम हो चुकी है। आपका एग्रीकल्चर कैसा हो चुका है? आपका एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड हो चुका है। मतलब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग आपके एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से आपका जो इनकम लेवल्स है वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आपका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो लगातार क्या हो रहा है? वो कम होता जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, आपका जो ये एग्रीकल्चर है इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है एमपी में? इसका क्या रीजन है? देखिए, जो एग्रीकल्चर है उसका एमपी में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? इसका रीजन क्या है? देखिए, भले ही जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन घट रहा हो, कम हो रहा हो, पर अभी भी आपका जो आपके स्टेट की इकोनॉमी है उसका लगभग 1/3 पोर्शन कौन कवर कर रहा है? वो कर रहा है आपका एग्रीकल्चर, है ना। अभी भी आपके इकोनॉमी का लगभग जो 1/3 पोर्शन है वो आपका एग्रीकल्चर ही कवर करता है। प्लस आपकी जो 70% ज्यादा आपकी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी अपने सर्वाइवल के लिए किस पर डिपेंडेंट है? वो है आपके
एग्रीकल्चर पर, है ना, अपने लाइवलीहुड के लिए वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इस वजह से जो एग्रीकल्चर है उसका एमपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर हुआ? सो ये आपके स्टेट में एग्रीकल्चर का एक ओवरव्यू था कि आपके स्टेट में एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एग्रीकल्चर के एमपी में, उसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे आपका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो सकता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच? ये क्या है? देखिए, इन मध्य प्रदेश farmers are still using old methods and backward techniques for agriculture, and they are still reluctant to recognize new farm technologies and new farm management practices। क्या मतलब हुआ कि आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश में, उसमें अभी भी आपके जो फार्मर्स हैं, आपके जो किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ओल्ड पैटर्न पर ही एग्रीकल्चर यानी खेती कर रहे हैं। साथ ही जो आपकी टेक्निक्स हैं वो भी कैसी हैं? वो जो आपकी बैकवर्ड टेक्निक्स हैं, जो आपकी पिछड़ी हुई तकनीक है, उन्हीं को वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्लस जो आपकी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, जो आपका जो नई नई आपकी जो मशीन्स आ रही है, उनको एडॉप्ट करने में भी क्या है, अभी वो कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं। इस वजह से क्या है, इस वजह से उनकी जो अप्रोच है वो कैसी बनी हुई है? अभी भी उनकी ट्रेडिशनल अप्रोच ही बनी हुई है एग्रीकल्चर के लिए। क्लियर हुआ कि आपके स्टेट में क्या है अप्रोच? ट्रेडिशनल। इसका रीजन क्या है कि आपके जो किसान है वो अभी भी ओल्ड मेथड्स पर यानी पुरानी टेक्निकों पर ही काम कर रहे हैं ना, वो आपकी जो बैकवर्ड टेक्निक्स है उन्हीं को यूज कर रहे हैं, और जो नई टेक्निक्स है उनको अपनाने में वो अभी कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं। सो हुआ क्या? तो आपकी जो अप्रोच होगी वो कैसी हो गई? वो हो गई आपकी ट्रेडिशनल। ठीक। अच्छा, एक बात और, आपके जो अधिकतर किसान है, आपके जो अधिकतर फार्मर्स हैं आपके स्टेट में, तो फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आपका जो एग्रीकल्चर वो क्या है? उनके लिए केवल एक जरिया है, किसका? सब्सिस्टेंस का, है ना। उनके लिए एग्रीकल्चर केवल एक सब्सिस्टेंस का जरिया है, वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को नहीं देखते, है ना। फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स एग्रीकल्चर इज ओनली द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। दे डू नॉट व्यू एग्रीकल्चर फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। वो अभी भी एग्रीकल्चर को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। उनके लिए जो एग्रीकल्चर है वो केवल अभी भी सब्सिस्टेंस यानी सर्वाइवल का एक जरिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी अप्रोच है बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच, ये जो अभी भी बनी हुई है, इसका क्या रीजन है? देखिए, कोई भी किसान खुद से तो कहीं नहीं चाहेगा कि वो नई टेक्निक ना अपनाए, है ना। तो कुछ ना कुछ उसकी क्या रही होंगी, मजबूरियां रही होंगी, जिस वजह से क्या है आपकी अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके इस अप्रोच के पीछे काम करते हैं। जैसे आपका एक फैक्टर हो सकता है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी। दूसरा हो सकता है आपका फैक्टर हो सकता है स्मॉल होल्डिंग्स, और हो सकता है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए, ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी अप्रोच को क्या बनाए हुए हैं? अभी भी ट्रेडिशनल बनाए हुए हैं। जैसे पहला फैक्टर क्या है आपका? पॉवर्टी, मतलब क्या? गरीबी। आपका किसान कैसा है? आपका फार्मर कैसा है? आपका फार्मर अभी भी गरीब है। सो अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो क्या वो नई मशीनरी ले सकता है? वो नई टेक्नोलॉजी को अपना सकता है? वो नहीं अपना सकता। वो आपकी जो उसकी जो खेती है उसका वो एक तरह से बोल सकते हैं मशीनीकरण या मैकेनाइजेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है आपका स्मॉल होल्डिंग्स, यानी आपकी जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स है वो कैसी है? वो साइज में बहुत छोटी है। मतलब आपका जो खेत का साइज है वो कैसा है? छोटा है। सो अगर आपकी एग्रीकल्चर होल्डिंग स्मॉल होंगी, साइज में छोटी होंगी, तो उन पर आप मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, यानी उस पर आप बहुत ज्यादा मशीनों का यूज नहीं कर सकते। इस वजह से भी क्या है? इस वजह से आपकी जो अप्रोच क्या बनी रहेगी? वो बनी रहेगी आपकी ट्रेडिशन, यानी आप पुराने पैटर्न पर ही खेती करते रहेंगे। ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है वो हो सकता है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या? लैक ऑफ अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको पता है कि आपकी स्टेट में जो आपका किसान है, आपका जो फार्मर है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, है ना, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। सो अगर किसान को
ये पता ही नहीं होगा, ज़्यादा उसको नॉलेज ही नहीं होगी नई तकनीकों के बारे में, नए इनोवेशंस के बारे में, या कैसे साइंटिफिक आपको एग्रीकल्चर करना चाहिए, उसके क्या मेथड्स हैं, अगर इनके बारे में पता नहीं होगा तो क्या करेगा, वो ओल्ड पैटर्न पर ही चलता रहेगा, है ना। इसलिए अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो उसकी अप्रोच कैसी बनी रहेगी, उसकी अप्रोच कैसी, पहले की तरह ट्रेडिशनली बनी रहेगी। क्लियर है। सो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो अप्रोच है वो अभी भी ट्रेडिशनल बनी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका स्मॉल होल्डिंग्स। ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके खेत का जो साइज है ना, आपके खेत का जो आकार है, आपके जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स है, अगर उनका साइज छोटा है तो आप एक छोटे खेत पर मशीनों का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मतलब आपका जो एग्रीकल्चर है वो मैकेनाइज नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगर आपका एग्रीकल्चर मैकेनाइज नहीं होगा तो क्या होगा, आप नई टेक्निक्स का भी यूज नहीं कर पाओगे, जिसके वजह से आपकी क्या है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड कंडीशन में ही रह जाता है, वो पिछड़ जाता है। सो ये आपका क्या है, ये आपका दूसरा पॉइंट स्मॉल होल्डिंग्स। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आता है आपका प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, देखिए ये क्या है, आप जानते हैं कि जैसे पूरे इंडिया की बात करें तो क्या है, पॉपुलेशन रेट अभी भी ज्यादा है ना, आपकी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक इसी तरह आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, इसमें भी क्या है, इसकी भी पॉपुलेशन रेट ज्यादा है। सो यहाँ पर भी क्या है, पॉपुलेशन में लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। सो होगा क्या कि अगर आपकी पॉपुलेशन में लगातार इंक्रीज होगा तो ये आपके एग्रीकल्चर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, है ना। आपकी पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज होती जा रही है तो ये आपके एग्रीकल्चर पर क्या है, ज्यादा प्रेशर डालेगा। किस सेंस में, देखिए ये प्रेशर डाल सकता है, एक तो आपके किस सेंस में, एक तो डाल सकता है एम्प्लॉयमेंट के सेंस में, ठीक है। दूसरा डाल सकता है ये आपके प्रोडक्शन के सेंस में। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए आपको पता है, जैसे एमपी की बात करें तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की 70% ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, वो रह रही है आपकी विलेजेस में। वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपके एग्रीकल्चर से। सो होगा क्या कि अगर आपके पॉपुलेशन में लगातार इंक्रीज होता रहेगा तो क्या होगा, आपका ज्यादातर पोर्शन किस में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर में। सो ज्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब है कि आपके एग्रीकल्चर के फीड सेक्टर को क्या है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। मतलब आपका जो एग्रीकल्चर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसमें से अधिकतर पोर्शन तो आपका गांव में ही है, जो किससे जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा है आपके एग्रीकल्चर से। सो जितना ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा आपके एग्रीकल्चर पे प्रेशर आएगा, किसका, एम्प्लॉयमेंट देने का, क्योंकि आपके ज्यादातर लोग किसमें, एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये आप जानते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर है आपके स्टेट में वो पहले से ही ओवर क्राउडेड है, मतलब उसमें पहले से ही इतने लोग काम कर रहे हैं जितनी शायद जरूरत नहीं है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो एग्रीकल्चर की फील्ड है वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएगी। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा आपका कि आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, आपका जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ जाएगा, प्लस आपका जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। क्या होगा कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर सफिशिएंट क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और आपका जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सीजन के कुछ टाइम में आपको काम मिलेगा, कुछ समय आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसे आपका जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब होता है कि बाहर से दिखने में तो लगेगा कि आप काम कर रहे हो, पर एक्चुअली आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी जरूरत नहीं है। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो होगा क्या कि जैसे ही आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज से आपके एग्रीकल्चर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रेशर बढ़ेगा, उससे क्या होगा, उससे आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। क्लियर है। अच्छा, जो दूसरा प्रेशर आएगा वो आएगा एग्रीकल्चर पर प्रोडक्शन का। किसका, प्रोडक्शन का। इसका क्या मतलब है, देखिए
जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा आपको अनाज की यानी आपके सीरियल्स के ग्रेन्स की या क्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्यों? आपको आपकी जो पॉपुलेशन उसको फीड भी कराना है। सो होगा क्या कि आपकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रोडक्शन का उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। इसका मतलब उसको पहले की कंपैरिजन में और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए इससे होगा क्या कि इससे आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बिगड़ सकता है। आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बिगड़ सकता है। क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या एग्जैक्टली ये मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये एग्जांपल से समझा देता हूं कि इससे आपका क्रॉपिंग पैटर्न कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। कि होगा क्या कि जितनी ज्यादा पॉप, जैसे मान लीजिए आपका कोई, आप साल में क्या हो सकता है, आप साल में 3 बार फसल उगाते हो, है ना। साल में 3 बार आप क्रॉप को लगाते हो, पर अगर आपका जो पॉपुलेशन उसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में हो सकता है कि आप एक साल में 3 की जगह 4 बार क्रॉप्स को उगाओ, है ना, 4 बार फसल को उगाओ। सो इस केस में क्या होगा कि पहले आप क्या करते थे, पहले आप अपने लैंड को खुला छोड़ देते थे, जिसे क्या बोलते थे, जिसे फैलो लैंड बोलते थे, है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं पड़ती भूमि, है ना। सो पहले आप अपने लैंड को खुला छोड़ देते थे, किस लिए? ताकि आपके लैंड में जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस आ जाएं। पर इस केस में क्या होगा कि अगर आपका प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, जनसंख्या आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से, तो क्या होगा, आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। आपको अब साल में हो सकता है 3 से ज्यादा 4 या 5 बार फसल को उगाना पड़े। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप फैलो लैंड नहीं रख पाएंगे, मतलब आप अपनी जो आपकी जमीन है, आपका जो लैंड है उसको आप खुला नहीं छोड़ पाएंगे। सो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि आपकी सॉइल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते थे फैलो लैंड होने की वजह से, वो आप वापस नहीं आ पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब आपको अपनी जमीन को खुला रखने की समय मिल ही नहीं पा रहा है ना। आप अपनी जमीन को खुला रख ही नहीं पा रहे हो, क्यों? आपको लगातार उस पर फसल को उगाना पड़ रहा है। सो इससे क्या होगा, इससे आपके लैंड की जो सॉइल है उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें कमी आती जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। सो क्लियर हुआ कि आपके पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से आपके एग्रीकल्चर पर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डिपेंडेंस ऑन मानसून। क्या है, अभी भी आपका जो एग्रीकल्चर वो किस पर आपका डिपेंडेंट, वो है आपके मानसून पे। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि आपका केवल एमपी की बात नहीं करते, अगर इंडिया की बात करें तो आपके ज्यादा जो पार्ट्स है वहां पे आपका जो एग्रीकल्चर वो किस पे डिपेंडेंट है, वो है आपके मानसून पे, है ना। ठीक इसी तरह आपका जो एमपी है उसमें भी आपका जो अधिकतर पोर्शन है वहां पे आपके जो एग्रीकल्चर है वो भी आपके मानसून पर ही डिपेंडेंट है। और आपको पता है कि आपका जो मानसून है वो कैसा हो गया है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपका मानसून भी अब अनसर्टेन और इरेगुलर हो गया है। अब हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि साल में किस समय पानी बरसेगा और किस समय पानी नहीं बरसेगा। सो क्या हो गया है, आपका जो मानसून का पैटर्न था वो अनसर्टेन हो गया है, और यही अनसर्टेनिटी किसमें आ गई, यही अनसर्टेनिटी आपके एग्रीकल्चर में भी आ गई है। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंडेंट है ना। साथ ही इसका रीजन क्या है, इसका दूसरा रीजन ये भी है कि आपके जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो भी अभी सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड नहीं हो पाए, है ना। अभी भी आपके पास एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। सो इस वजह से आपका जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आपके मानसून पर। और मानसून कैसा है, मानसून हो गया आपका इरेटिक या अनसर्टेन या इरेगुलर। सो इसका असर भी किस पे आएगा, इसका असर आएगा आपके एग्रीकल्चर पर। आपके एग्रीकल्चर में भी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप इंडिया के बाकी स्टेट से कंपेरिजन करें, जैसे आप हरियाणा पंजाब से कंपेरिजन करें, तो आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, इसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो है आपकी लो, है ना।
बाकी स्टेट के कंपैरिजन में आपके स्टेट में लो प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। सो उसका क्या रीजन है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो फार्मर वो कैसा है, पढ़ा लिखा नहीं है ना, पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसका मतलब साइंटिफिक मेथड से किस तरह से आपको एग्रीकल्चर करना चाहिए वो आपके फार्मर्स को नहीं आता है ना। इस वजह से क्या है, आपका फार्मर्स जो आपके ओल्ड पैटर्न है ना, आपकी जो बैकवर्ड टेक्निक्स है उन पर ही एग्रीकल्चर में लगा रहता है। सो उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि किसान को ये पता नहीं चल पाता कि कितनी क्वांटिटी में पानी आपकी क्रॉप को दिया जाना चाहिए, है ना, कितना फर्टिलाइजर डालना चाहिए, ठीक है, आपकी किस सॉइल पे किस क्रॉप को उगाना चाहिए। सो जो आपके जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपके फार्मर्स को नहीं पता होता, जिस वजह से क्या होता है, किसान साइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं कर पाता, और जिसका रिजल्ट किस में आता है, जिसका रिजल्ट होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी जाती है, वो आपकी लो हो जाती है ना। इसलिए आपके जो स्टेटस में कैसी प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, आपके स्टेट में लो प्रोडक्टिविटी पाई जाती है एग्रीकल्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो किसान है, आपका जो फार्मर है वो अवेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लो है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। इसका क्या रीजन है? बिकॉज अगर आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा हो रहा है, आपके एग्रीकल्चर में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो सीधी बात है कि वो आपके इंडस्ट्रीज के लिए भी क्या है, डिमांड जनरेट करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी अगर एग्रीकल्चर में अच्छी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में डिमांड बढ़ेगी। जैसे किसान डिमांड कर सकता है नई मशीनों की, ट्रैक्टर्स की, थ्रेशर्स की, पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की, और ये सब चीज़ें कहाँ बनती है, ये सब चीज़ें बनती हैं आपकी फैक्ट्रीज में, यानी आपकी इंडस्ट्रीज में। सो अगर आपकी एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब है आपका इंडस्ट्रीज भी अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की डिमांड पैदा करेगा, और उस डिमांड को पूरा कौन करेगा, उस डिमांड को पूरा करेंगे आपकी इंडस्ट्रीज। पर हो क्या रहा है कि हमारी जो स्टेट है, हमारा स्टेट उसमें क्या है, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, जिसकी वजह से आपकी जो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, वो पिछड़ा हुआ है, वो बैकवर्ड स्टेट में है। जिस वजह से इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो किस पे आता है, वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी आता है, और आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टेट है मध्य प्रदेश में, आपकी जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, वो है आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पर आपका जो किसान है, जो फार्मर है, वो क्या है, वो केवल सर्वाइवल के लिए ही अपने क्या करता है, खेती करता है ना। जनरली होता क्या है कि एमपी में किसानों के पास लैंड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना। उनकी एग्रीकल्चर होल्डिंग कैसी है, उनकी एग्रीकल्चर होल्डिंग छोटी होती हैं साइज में, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से क्या करते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं, और जो भी उनका फसल वगैरह पैदा होता है उसको वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मार्केट में बेचने के लिए इनका जो सरप्लस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से क्या है, इस वजह से आपका जो एग्रीकल्चर है उसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ पाता है, बेसिकली उसमें कमर्शियल अप्रोच नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि किसान केवल अपने जीने के लिए ही क्या है, उसको एक जरिया मानता है आपकी एग्रीकल्चर को, है ना। उसके लिए जो एग्रीकल्चर है केवल सर्वाइवल का एक तरीका है, एक मीडियम है। क्लियर? सो ये है आपका क्या, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद आपका आ जाता है टेक्निकल बैकवर्डनेस। देखिए, ये भी आपके स्टेट के एग्रीकल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे टेक्निकल बैकवर्डनेस पाई जाती है। मतलब यहाँ पे आपका तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है। इसका क्या रीजन है? देखिए, आपको पता है कि आपके स्टेट में जो लैंड होल्डिंग्स हैं, आपकी जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स हैं, वो कैसी हैं, वो आपकी साइज में छोटी हैं। सो अगर आपका खेत साइज में छोटा होगा तो क्या होगा, आप अपने छोटे खेत पर बहुत ज़्यादा मैकेनाइज एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। मतलब आप बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज़ नहीं कर सकते, आप नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपकी जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स है वो कैसी हो, वो आपकी बहुत बड़ी हो। जैसे कि आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में होती हैं कि वहाँ पे एक एक किसान के पास बहुत बड़े बड़े हेक्टेयर्स में लैंड रहता है, जिस वजह से क्या है, जिस वजह से वो मैकेनाइज फार्मिंग या मैकेनाइज एग्रीकल्चर कर पाता है। वो मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजीज है आपकी एग्रीकल्चर की, उसको वो अडॉप्ट कर पाता है। पर ये कंडीशन हमारे देश में या हमारे स्टेट में नहीं है। हमारे स्टेट में क्या है, किसानों के पास उनकी जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स है वो साइज में
छोटी हैं, जिस वजह से क्या है, जिस वजह से वो जो आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज है उसको यूज नहीं कर पाता। इस वजह से क्या है, इस वजह से आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें टेक्निकल बैकवर्डनेस पाई जाती है। क्लियर है? देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रीजनल डिस्पैरिटी। क्या है? वो है आपका रीजनल डिस्पैरिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए आपको पता है कि आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, इसमें ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज पाई जाती है। मतलब अलग अलग आपके मध्य प्रदेश के अलग जगहों पर आपको अलग अलग तरह का क्लाइमेट मिलेगा और अलग अलग तरह की क्या मिलेगी, सॉइल मिलेगी, है ना। हो सकता है कहीं पर आपकी फर्टाइल सॉइल हो, जैसे आपका मालवा रीजन में आपको ब्लैक सॉइल मिल जाती है, ठीक है। ऐसे आप ईस्टर्न मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ भी आपको क्या, आपको रेनफॉल ज़्यादा मिलेगा, पानी ज़्यादा आता है, बरसता है वहाँ पर। और वहीं आप नॉर्थ एमपी में जाओगे तो आपका खासकर जो बुंदेलखंड के आसपास वाला जो एरिया है वो क्या है, वहाँ पर सूखे की स्थिति रहती है ना। वहाँ पे क्या है, सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं बरसता, साथ ही आपका इरिगेशन फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। सो अलग अलग जगह पे क्या है, आपकी ज्योग्राफिक कंडीशन अलग अलग है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से आपके एग्रीकल्चर में भी क्या है, डिस्पैरिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस पोर्शन में आपकी कंडीशन फेवरेबल होगी वहाँ पे आपके एग्रीकल्चर क्या होगा, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ कर जाएगा। और जिस पोर्शन में आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी वहाँ पर आपका एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा। सो इस वजह से क्या है, इस वजह से आपके स्टेट में क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी भी पाई जाती है। क्लियर है? अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, आपको पता है कि आपके स्टेट में जो आपकी एग्रीकल्चर होल्डिंग्स है वो कैसी है, वो आपकी साइज में छोटी। सो अगर आपकी एग्रीकल्चर होल्डिंग साइज में छोटी है तो आप उसमें मैकेनाइज एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, आप उसमें मशीनीकरण उसका बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। सो इस केस में क्या हुआ कि जो काम आपका मशीन कर सकती थी वो काम आपका कौन करेगा, वो काम करेंगे आपके एनिमल्स, यानी आपके जानवर। जैसे प्लगिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, या थ्रेशिंग हो गया, या आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये आज भी आपके स्टेट में किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपके स्टेट में एनिमल्स की मदद से। सो जो एनिमल्स का इंपॉर्टेंस है वो आपके स्टेट में अभी आगे काफ़ी सालों तक बना रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो कैसा है, वो पिछड़ा हुआ है, वो बैकवर्ड कंडीशन में है। इसलिए आपके एग्रीकल्चर में क्या है, आपके स्टेट में एग्रीकल्चर के फील्ड में एनिमल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? सो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके एमपी के एग्रीकल्चर के। आगे का पोर्शन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। थैंक यू।